राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है नारी का प्रतिशोध ना ही उसे जीने देता है और ना ही मरने। ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर मीता अपने केबिन में आई। एप्रिन उतारने के बाद उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए पूछा, रीना क्या डॉक्टर दीपक का कोई फोन आया था। जी मैम, वह 2 बजे तक कानपुर से लौट आएंगे और लंच घर पर ही करेंगे। इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट रीना की आवाज़ सुनाई पड़ी। ठीक है कहकर डॉक्टर मीता ने फोन रख दिया और घड़ी पर नजर डाली। 12:30 बजे थे। वह सोचने लगी कि डॉक्टर दीपक के लौटने में अभी 1.5 घंटे का समय है और इतनी देर में अस्पताल का एक राउंड लिया जा सकता है। डॉक्टर मीता ने आज अकेले ही 3 ऑपरेशन किए थे, इसलिए कुछ थकावट सी महसूस हो रही थी। तभी अटेंडेंट कॉफी देख गया। वह कुर्सी की पुस्त से टेक लगाकर कॉफी की चुस्कियां लेने लगी। मीता और दीपक लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सहपाठी थे। एमएस करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। पहले उन्होंने अपना नर्सिंग होम लखनऊ में खोला था, किंतु अचानक घटी एक दुर्घटना के कारण उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ गया था। उसके बाद वे इलाहाबाद चले आए। उनकी दिन रात की मेहनत के कारण 3 वर्षों में ही उनके नए नर्सिंग होम की शोहरत काफी बढ़ गई थी। डॉक्टर दीपक आज सुबह किसी जरूरी काम से कानपुर गए थे। आज के ऑपरेशन को पूरा करने के बाद डॉक्टर मीता उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ा। उन्होंने अटेंडेंट को बुलाकर पूछा, यह शोर कैसा है। जी एक्सीडेंट का एक केस आया है और स्टाफ उन्हें भगा रहा है, लेकिन वे लोग भाग नहीं रहे हैं। अटेंडेंट ने हिचकते हुए बताया, क्यों भगा रहे हैं। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि हमारे नर्सिंग होम में छोटे बड़े सभी का इलाज बिना किसी भेदभाव के किया जा सकता है। मीता का चेहरा तमतमा उठा। वह जानती थी कि शहर के कई नर्सिंग होम तो ऐसे हैं जिनमें गरीबों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। जी, वो अटेंडेंट हकला कर रह गया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाह रहा है, किंतु साहस ही नहीं जुटा पा रहा है। अरे यह क्या, वो लगा रखा है। डॉक्टर मीता ने अटेंडेंट को डांटा, फिर पूछा, घायल की हालत कैसी है। खून काफी बह गया है और वह बेहोश है, तो फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। डॉक्टर मीता ने खड़े होते हुए आदेश दिया। अटेंडेंट हक्का बक्का सा चंद पलों तक उनके चेहरे को देखता रहा, फिर आंखें झुकाते हुए बोला, जी मैडम, वह विधायक उपदेश सिंह राणा है। नर्सिंग होम के पास ही उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर मीता को लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और पूरी सृष्टि हिल गई हो। वह धम्म से कुर्सी पर गिर पड़ी। अगर उन्होंने कुर्सी के दोनों हथों को मजबूती से थाम न लिया होता तो शायद चकरा कर नीचे गिर पड़ी होती। उनके दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे और सांस थौकने की तरह चलने लगी थी। अटेंडेंट उनकी मनोदशा को समझ गया था, अतः चुपचाप वहां से खिसक गया। लगभग 3.5 वर्ष पहले की बात है। उस दिन भी डॉक्टर मीता अपने पुराने नर्सिंग होम में अकेली थी। तभी कुछ लोग गोली से बुरी तरह घायल एक व्यक्ति को लेकर आए। उसकी गोली निकालने के लिए वह ऑपरेशन थिएटर में अभी जा ही रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बज उठी। डॉक्टर साहिबा, मैं उपदेश सिंह राणा बोल रहा हूँ। फोन पर आवाज आई। जी कहिए। डॉक्टर मीता अचकचा उठी। उपदेश सिंह राणा शहर का आतंक था। छोटे बड़े सभी उसके नाम से थर्राते थे। उसका भला उनसे क्या काम। डॉक्टर साहिबा, वह मेरी गोली से तो बच गया है, लेकिन आपके ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। उपदेश सिंह राणा ने आदेशात्मक स्वर में कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के हाथ लोगों की जान बचाने के लिए उठते हैं, लेने के लिए नहीं। डॉक्टर मीता ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं आपके हाथों को बहकने की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आप मुंह खोलिए। राणा ने हल्का सा कहकहा लगाया। आप अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। राणा का प्रस्ताव सुनकर डॉक्टर मीता का मन कसैला हो उठा। डॉक्टर साहिबा, कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा कि मैं महिलाओं को सिर्फ उपदेश ही नहीं देता, बल्कि इतना कहते कहते राणा क्षण भर के लिए रुका, फिर खतरनाक अंदाज में बोला, अगर आपने मेरे शिकार को बचाने की कोशिश की तो फिर आपका कुछ भी नहीं बच पाएगा। डॉक्टर मीता ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और ऑपरेशन थिएटर में घुस गई। उस व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। 3 गोलियां उसकी पसलियों में घुस गई थी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह गोलियां निकाल पाई थी। अब उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं था, किंतु राणा ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। 2 दिन बाद ही उसने डॉक्टर मीता का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। दीपक ने बहुत भागदौड़ की, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। राणा गिरफ्तार हुआ, किंतु 3 दिन के बाद ही जमानत पर छूट गया। उसके आतंक के कारण कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था।
इस घटना ने डॉक्टर मीता को तोड़ कर रख दिया था। वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। हमेशा बुद्ध सी खामोश रहती, जागती तो भयानक साए उन्हें अपने आसपास मंडराते नजर आते। सोती तो स्वप्न में हजारों गिद्ध उनके शरीर को नोचने लगते। उनकी मानसिक हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मनोचिकित्सकों की सलाह पर दीपक ने वह शहर ही छोड़ दिया था। नए शहर के नए माहौल ने मरहम का काम किया। अतीत की यादों को करीब आने का मौका न मिल सके, इसलिए डॉक्टर दीपक अपने साथ डॉक्टर मीता को भी मरीजों की सेवा में व्यस्त रखते। धीरे धीरे जीवन की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी थी। दोनों की मेहनत और लगन से इन चंद वर्षों में ही उनके नर्सिंग होम का काफी नाम हो गया था। इन चंद वर्षों में और भी बहुत कुछ बदल चुका था। अपने आतंक और बूथ कैप्चरिंग के दम पर शहर का दुर्दांत गुंडा उपदेश सिंह राणा दबंग विधायक बन चुका था। अब इसे समय का क्रूर मजाक ही कहा जाए कि डॉक्टर मीता की जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदे उपदेश सिंह राणा की जिंदगी बचाने के लिए लोग आज उसे उनकी ही शरण में ले आए थे। डॉक्टर मीता की आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कौंध आए जब वह गिड़गिड़ाते हुए उस शैतान से दया की भीख मांग रही थी और वह हैवानियत का नंगा नाच नाच रहा था। वह अपने डॉक्टरी पेशे की मर्यादा और कर्तव्य निष्ठा की दुहाई दे रही थी और वह उनकी इज्जत की चादर को तार तार किए दे रहा था। वह रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, पर उस नरपिशाच ने उनकी अंतरात्मा तक को अंगारों से दाग दिया था। इतना सोचते सोचते डॉक्टर मीता के जबड़े भींच गए और आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। बाहर बढ़ रहे शोर के कारण उनकी उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी। क्रोध की अधिकता के चलते वह हाँफने सी लगी। व्याकुलता जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने सामने रखा पेपर वेट उठाकर दीवार पर दे मारा, पर ना तो पेपर वेट टूटा और ना ही दीवार टस से मस हुई। पेपर वेट फर्श पर गिरकर गोल गोल घूमने लगा। डॉक्टर मीता की दृष्टि उस पर ठहर सी गई। पेपर वेट के स्थिर होने पर उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। उनमें दृढ़ता के चिन्ह छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कुछ कर गुजरने का फैसला कर चुकी हैं। इंटरकॉम का बटन दबाते हुए डॉक्टर मीता ने पूछा, रीना घायल को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया है या नहीं? नहीं, क्यों? जी वो, दरअसल स्टाफ कह रहा है कि रिसेप्शनिस्ट झिझक के कारण अपनी बात कह नहीं पा रही थी। तुम लोग सिर्फ वह करो जो कहा जा रहा है, बाकी क्या करना है यह मैं जानती हूँ। डॉक्टर मीता ने सर्द स्वर में आदेश दिया और ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वापस से लौटकर उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए कहा, रीना मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती। नर्स से कहो कि ऑपरेशन टेबल पर पहुंचाने से पहले उसका मुंह किसी कपड़े से बांध दे या ठीक से ढक दे। इतना कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए डॉक्टर मीता तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। घायल के भीतर जाते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया और उस पर लगा लाल बल्ब जल उठा। टिक 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 की ध्वनि के साथ घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ ऑपरेशन कक्ष के बाहर खड़े स्टाफ के दिल की भी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे को बंद हुए 2 घंटे से अधिक का समय बीत चुका था। भीतर डॉक्टर मीता क्या कर रही होंगी, इसका अंदाजा होते हुए भी कोई सच्चाई को अपने होठों तक नहीं लाना चाहता था। डॉक्टर दीपक 3 बजे लौट आए। भीतर घुसते ही उन्होंने एक वार्ड बॉय से पूछा कि डॉक्टर मीता कहाँ है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक घायल का ऑपरेशन किया था। उसके बाद वार्ड बॉय कुछ कहते कहते रुक गया। उसके बाद क्या? उसके बाद वह उसे अपना खून दे रही हैं क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है और वह कहीं मिल भी नहीं सका है। वार्ड बॉय ने हिचकिचाते हुए बताया, ऐसा कौन सा खास मरीज आ गया है जिसे डॉक्टर मीता को खुद अपना खून देने की जरूरत आ पड़ी है? डॉक्टर दीपक ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा। जी, विधायक उपदेश सिंह राणा है। तुझे होश भी है कि तू क्या कह रहा है? वार्ड बॉय का गिरेबान पकड़कर डॉक्टर दीपक चीख पड़े। सर हम लोग उसे नर्सिंग होम से भगा रहे थे, लेकिन मैडम ने जबरन बुलाकर उसका ऑपरेशन किया है और अब उसे अपना खून भी दे रही हैं। तब तक वहां पर जमा हो चुके कर्मचारियों में से एक ने हिम्मत करके बताया। डॉक्टर दीपक ने उसे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे ही अपने केबिन की ओर चले गए।
उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर मीता ने ऐसा क्यों किया। क्या किसी ने मीता को इसके लिए मजबूर किया था या फिर कोई और कारण था। सोचते सोचते डॉक्टर दीपक के दिमाग की नसें फटने लगी, लेकिन वह अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मीता ने वहां पर प्रवेश किया। उनका चेहरा पत्थर की भांति भावना शून्य था। डॉक्टर दीपक ने आगे बढ़कर उनकी बाह थाम कर कांपते हुए स्वर में पूछा, डॉक्टर मीता, तुमने उसकी जान क्यों बचाई? हम लोग डॉक्टर हैं, हमारा काम ही लोगों की जान बचाना है। डॉक्टर मीता के होठों ने स्पंदन किया। डॉक्टर दीपक ने पत्नी की बाहों को छोड़कर चंद पलों तक उसके चेहरे की ओर देखा, फिर मुट्ठियां भींचते हुए बोले, लेकिन क्या उसका ऑपरेशन करते समय तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे? अगर हाथ कांप जाते तो हम में और सामान्य लोगों में क्या फर्क रह जाता? डॉक्टर मीता ने धीमे से स्वर में कहा। उनका चेहरा पूर्ववत भावना शून्य था। हम इंसान हैं, मीता इंसान है। डॉक्टर दीपक तड़प उठे। मैंने इंसानियत का ही फर्ज निभाया है। डॉक्टर मीता के होंठ यंत्रवत हिले। फर्ज निभाने का शौक था तो निभा लेती, महानता की चादर ओढ़ने का शौक था तो ओढ़ लेती, लेकिन अपना खून चूसने वाले को अपना खून तो न देती। डॉक्टर दीपक मेज पर घूंसा मारते हुए चीख पड़े। डॉक्टर मीता ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। दीपक ने आगे बढ़कर उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, मीता प्लीज मुझे बताओ, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने उस दरिंदे की जान बचाई? क्या किसी ने तुम्हें फिर से धमकी दी थी? डॉक्टर मीता ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सब प्रयास अपने आप को कुछ कहने से रोक रही हैं। मैडम, उस मरीज को होश आ गया है, तभी एक नर्स ने वहां आकर बताया। डॉक्टर मीता के भीतर जैसे कोई शक्ति समा गई हो। दीपक को परे धकेल कर वह आंधी तूफान की तरह भागते हुए वार्ड की ओर दौड़ पड़ी। भौचक्के से डॉक्टर दीपक अपने को संभालते हुए पीछे पीछे दौड़े। उपदेश सिंह राणा को अब तक उनके पास खड़े पुलिस वालों ने बता दिया था कि जिस लेडी डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था उसी ने उन्हें अपना खून भी दिया है, क्योंकि उनके ग्रुप का खून किसी ब्लड बैंक में उपलब्ध ही न था। वह महान डॉक्टर कौन है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, राणा ने कराहते हुए कहा। लो, वह आ गई। एक पुलिस वाले ने वार्ड के भीतर आ रही डॉक्टर मीता की ओर इशारा किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही राणा को ऐसा झटका लगा जैसे किसी को करंट लग गया हो। घबरा कर उसने उठना चाहा, लेकिन कमजोरी के कारण हिल भी ना सका। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। जीवन भर इनके चरण धोकर पीजिएगा, तब भी आप इस ऋण के उऋण नहीं हो सकेंगे, दूसरे पुलिस वाले ने बताया। पल भर के लिए राणा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु सत्य अपने पूरे वजूद के साथ सामने उपस्थित था। राणा की आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कौंधने लगे, जब रोती हुई डॉक्टर मीता हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रही थी कि उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टर के फर्ज का पालन किया है, किंतु वह उनकी एक भी नहीं सुन रहा था। आज एक बार फिर से उन्होंने सब कुछ भुलाकर एक डॉक्टर के फर्ज को पूरा किया है, तभी उसकी सांसें शेष बच पाई हैं। राणा के भीतर उनसे आंख मिलाने का साहस भी नहीं बचा था। उनके विराट व्यक्तित्व के आगे वह अपने को बहुत छोटा सा महसूस कर रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी पूरी शक्ति को बटोर कर राणा ने अपने हाथों को जोड़ा और कांपते हुए स्वर में बोला, डॉक्टर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। माफ और तुम्हें? डॉक्टर मीता दांत भींचते हुए चीख पड़ी। राणा, तुमने मेरे साथ जो किया था उसके बाद मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी औरत मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं कर सकती है। चीख सुनकर पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। किसी में भी उसे भंग करने का साहस नहीं था। अपनी ओर डॉक्टर मीता को आता हुआ देखकर राणा ने एक बार फिर अपनी बिखरती हुई सांसों को बटोरा और लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला, आपने जो एहसान किया है मैं उसे कभी, मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम पर। डॉक्टर मीता राणा की बात को बीच में ही काटकर फिर से चीख पड़ी, तुम क्या समझते हो अपने आप को, सर्वशक्तिमान, जो जिसकी जिंदगी से जब चाहे खेल लेगा? तुमने मेरी जिंदगी से खेला था, आज मैंने भी तुम्हारी जिंदगी से खेला है। मेरे जिस खून को तुमने अपवित्र किया था,
आज वही खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम चाह कर भी उसे अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते हो। जब तक जीवित रहोगे, यह एहसास तुम्हें कचोटता रहेगा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी दी हुई भीख है। कमजोर समझकर जिस नारी के चंद पलों को तुमने रौंदा था, उसके रक्त के चंद कतरे अब हर पल तुम्हारे स्वाभिमान को रौंदते रहेंगे। तुम्हारा रोम रोम तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें धिक्कारेगा, लेकिन तुम्हें दया की भीख अब नहीं मिलेगी। जब तक जीवित रहोगे राणा, तुम प्रायश्चित की आग में ही जलते रहोगे, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यही मेरा प्रतिशोध है। डॉक्टर मीता के मुंह से निकला एक एक शब्द गोली की तरह राणा के दिल और दिमाग को छेदे जा रहा था। गुनाहों के बोझ तले दबी उसकी अंतरात्मा में कुछ कहने की शक्ति ही नहीं बची थी। उसकी कायरता बेबसी बनकर उसकी आंखों से छलक पड़ी। राणा के आंसुओं ने अग्निकुंड में घी का काम किया। डॉक्टर मीता गरजते हुए बोली, इससे पहले कि मेरे अंदर की नारी डॉक्टर को पीछे धकेल कर सामने आ जाए और मैं तुम्हारा खून कर दूं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ यहाँ से। हतप्रभ डॉक्टर दीपक अब तक चुपचाप खड़े थे। उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया तो वे राणा के बेड को धकेलते हुए बाहर ले जाने लगे। डॉक्टर मीता हिचकियां भरती हुई पूरी शक्ति से डॉक्टर दीपक के चौड़े सीने से लिपट गई। उन्होंने उन्हें अपनी बाहों में यूं संभाल लिया जैसे किसी वृक्ष की शाखाएं नन्हे घोंसले को संभाल लेती हैं। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।